हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 41, शादी की शॉपिंग, इत्ती के नखरे और मस्ती। अब आगे कुछ देर बाद उन सब की कार एक बुटीक के आगे आकर रुकती है। वो बुटीक बहुत पुराना था, कई पीढ़ियों से चलता आ रहा था और वहाँ ओनली राजस्थानी ड्रेसेज ही मिलती थी। और इस बुटीक की खास बात ये थी कि उस बुटीक का ओनर ही खुद से वो ड्रेसेज डिजाइन करता था। उनको फॉरेन से भी कई ऑफर्स आते थे, लेकिन वो यही रहकर अपना पीढ़ियों से चलता बिजनेस संभाल रहे थे। सब गाड़ियों से बाहर आते हैं और फिर उस बुटीक के अंदर जाते हैं। उस बुटीक का ओनर एक मिडिल एज कपल था। वो उन लोगों का स्वागत करता है। सब अंदर जाते हैं तो वहाँ एक से बढ़कर एक ड्रेसेज डमी पर लगी थी और वो बुटीक भी काफी यूनिक था। वहाँ पर बड़े बड़े मिरर्स लगे थे और कुछ दीवारों पर औरतों की पेंटिंग बनी थी जो राजस्थानी कल्चर को दर्शा रही थी। और कुछ फीमेल स्टाफ वहाँ काम कर रही थी। वो बहुत फेमस बुटीक थी, लेकिन फिलहाल वो बिल्कुल खाली थी, जो कि आहार्य ने करवाया था उनके पहुंचने से पहले ही। इत्ती आहार्य का हाथ पकड़कर चारों तरफ देखते हुए कहती है, वाह, ये कितना यूनिक एंड ब्यूटीफुल है न, मैं आज तक यहाँ क्यों नहीं आई। आहार्य कुछ नहीं कहता और उसका हाथ पकड़कर वहां रखे सोफे पर बैठ जाता है और बाकी सब भी। वो कपल बहुत शॉक थे आहार्य को देखकर, क्योंकि आहार्य का बिजनेस वर्ल्ड वाइड था और हर फील्ड में बिजनेस था। उसकी कुछ सब्सिडरी कंपनीज टेक्सटाइल्स में भी थी और अक्सर बिजनेस मैगजीन्स में उसकी पिक्स आती रहती थी टॉप बिजनेस मैन ऑफ द सेंचुरी के टाइटल से। उनको तो यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो खुद को संभालते हैं और फिर उनके पास जाकर उन्हें अटेंड करते हैं और उनसे पूछते हैं उन्हें किस टाइप की ड्रेस चाहिए। इतनी जल्दी से बताती है, मुझे ऐसी ड्रेसेज चाहिए जो दिखने में बहुत मस्त हो लेकिन बिल्कुल भी हैवी ना हो, एकदम पहनने में लाइट वेट एंड कंफर्टेबल। सब इत्ती को अजीब नजरों से देखते हैं। वो ब्राइट थी तो ऑब्वियसली उसकी ड्रेसेज हैवी होंगी, यहाँ तक कि वो कपल भी कंफ्यूज था। आकाश के मुंह से निकल जाता है कि तो आप पॉलीथीन पहन लीजिए, एकदम लाइट वेट। इत्ती चिढ़कर उससे बोलती है, वो ना आप पर ज्यादा सूट करेगी और आपको क्या पता लड़कियों की ड्रेसेज के बारे में। हाँ, वो दोनों आगे और कुछ बोलते कि प्रकृति उस कपल को बोलती है, ये जो लड़की है नए हमारी होने वाली दुल्हन है, तो आप इनके लिए ड्रेसेज दिखाए। वेस भी प्रकृति को इत्ती की शादी को लेकर बहुत अरमान थे। वो कपल फिर कुछ समझकर स्टाफ को कुछ बताते हैं, फिर सब स्टाफ एक एक करके ड्रेसेस दिखाने लगते हैं। लेकिन इत्ती को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कभी कोई ड्रेस का कलर उसे अच्छा नहीं लगता तो कभी कोई ज्यादा हैवी लगती तो कभी किसी का दुपट्टा उसे नहीं अच्छा लगता। ऐसे ही आधा घंटा बीत गया लेकिन इत्ती को कुछ पसंद नहीं आया। आहार्य कुछ नहीं बोलता इत्ती को और जो वो कर रही थी करने देता है, लेकिन बाकी सब अब बोर हो गए थे। हालांकि सारी ड्रेसेस एक से बढ़कर एक थी। फिर वो लोग एक गोटा पत्ती डिजाइन लहंगा दिखाते हैं जो कि पीच कलर में था और बहुत सिंपल बट एलिगेंट एंड प्रिटी था। इत्ती उसे देखकर कहती है, वाह कितना मस्त है यह। फिर आहार्य की तरफ देखकर कहती है, मस्त है नहीं, डॉन करते हैं। फिर स्टाफ की तरफ देखकर कहती है, और कब नेक्स्ट दिखाए, इसे पैक कर दीजिए। ये सुनकर सब चैन की सांस लेते हैं कि इत्ती को कुछ तो पसंद आया। इत्ती ने इतना बोला था कि आहार्य की आवाज उसे सुनाई देती है, गो एंड ट्राई। उसकी बात सुनकर इत्ती मना करते हुए कहती है, नहीं ऐसे ही देख लिया ना, और मैं डायरेक्ट उस दिन पहनूंगी, अभी पहनने की क्या जरूरत है, अभी पहनूंगी तो फिर पुराना हो जाएगा पहनने से, और जिस दिन पहनूंगी उस दिन फिर मन नहीं करेगा। इत्ती कुछ भी बहाना बना रही थी, असल में तो उसे शॉपिंग करने में जोर आता था और वो घर से कुछ और ही प्लान करके आई थी। आहार्य उस ड्रेस को इत्ती को देते हुए कहता है, डू एज आई सेड। फिर कुछ प्रॉब्लम हुई तो फिर तुम जिद करोगी। हाँ, आप कैसे बोल रहे हैं, मैं कब जिद करती हूँ, वो आप मुझ पर हुक्म चलाते रहते हैं, बस दे से अभी चला रहे हैं, इसे कहते हैं जिद, अपनी बात बनवाने की। इत्ती फुल लड़ने वाले अंदाज में कहती है। आहार्य उसे घूरते हुए कुछ कहने वाला होता है कि आकाश बीच में बोल पड़ता है, भाई सा, छोटी सी भाभी सा, यह आपका जो लड़ाई सेशन है उसे बाद में कंटिन्यू कर लीजिएगा। भाभी की ड्रेसेस लेने के बाद हम गरीब भी लाइन में हैं, हम भी शादी अटेंड करेंगे।
हमें भी कपड़े चाहिए। आकाश की बात सुनकर इत्ती ड्रेस को उठाते हुए चेंजिंग रूम में जाते हुए बड़बड़ाते हुए कहती है, खुद तो है जिद्दी कहीं के। आकाश उसकी बात सुनकर आहार्य की तरफ देखते हुए कहता है, छोटी सी भाभी शायद गलती से आपने तेज बोल दिया क्योंकि भाईसा को सुनाई दे गया एवं हमने भी सुना। इत्ती चेंजिंग रूम का दरवाजा बंद करते हुए थोड़ी तेज आवाज में, हाँ तो उन्हें सुनाने के लिए ही बोला है। ओ भाईसा आपको सुनाने के लिए ही बोला है उन्होंने, आकाश आहार्य को अपना सर हिलाकर बताता है। कुछ देर बाद चेंजिंग रूम का डोर ओपन होता है और इत्ती लहंगे और चुन्नी को संभालते हुए बाहर आती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दुपट्टे और लहंगे के बीच जंग लड़ रही है। सबकी नजर उस पर जाती है, वो सच में बहुत प्रिटी लग रही थी उस लहंगे में। इत्ती सबके सामने आकर गोल गोल घूमते हुए सबसे कहती है, लग रही हूं ना मैं सुंदर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इतनी सुंदर लग सकती हूँ। सब तारीफ करते हैं उसकी। इत्ती आहार्य से पूछती है अपने लुक के बारे में तो आहार्य सर हिलाकर उसको दूसरी ड्रेस ट्राई करने को बोलता है। इत्ती मुंह बनाते हुए दूसरी ड्रेस लेकर जाने वाली होती है कि आकाश खुद में खोए हुए बोला, हाँ आप अच्छी तो लग रही है बट इसमें थोड़ी सी मोटी लग रही है ना। और जब आपके लिए अपने साइड देखता है तो सब उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। इत्ती वापस सबके पास आकार सामने लगे मिरर में खुद को देखते हुए सबसे कहती है, मोटी सच में क्या, फिर मैं नहीं लूंगी इसे। ये सुनकर तो सब आहार्य को छोड़कर आकाश को एक एक पंच मारते हैं उसकी पीठ में। आकाश दर्द से कराहते हुए, अरे छोटी सी भाभी सा यह मजाक था, आप सीरियस मत लीजिए, आप तो प्रिंसेस लग रही है एकदम। 3 घंटे बाद इत्ती ने फाइनली बहुत टैंट्रम्स के बाद कुछ कपड़े सिलेक्ट कर लिए थे और अब वो थककर सोफा पर आहार्य के कंधे पर सर रखकर बैठी थी। और बाकी सब लड़कियां जो अपने लिए कुछ न कुछ ले रही थी। रिद्धि और उसका ग्रुप ऋतिक को पकड़कर उससे कुछ न कुछ पूछ रही थी। ड्रेस दिखा दिखाकर वो लोग ये सब जानबूझकर कर रही थी मोनी को जलाने के लिए, और ऋतिक भी नॉर्मली जो अच्छा था बता रहा था, उसे कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन मोनी का तो खून खोल रहा था। तभी ऋतिक को ब्लू और व्हाइट लेहरिया कॉम्बो में एक कॉटन का लहंगा दिखता है और वो स्टाफ गर्ल से उस लहंगे को मांगता है। त्रिदेविया फिलहाल आकाश से किसी टॉपिक पर बहस कर रही थी। ऋतिक उस लहंगे को लेकर मोनी के पास जाकर कहता है, मोनी मैम आपको तो शॉपिंग करना पसंद है लेकिन आपने अब तक कुछ चूज नहीं किया, अब तक तो आप पता नहीं कितनी ड्रेसेस ले लेती थी। मोनी त्रिदेवियों को घूरते हुए, हाँ क्योंकि मेरी चॉइस पर फिलहाल कोई और कुंडली मार कर बैठा है क्या। ऋतिक कुछ न समझते हुए कहता है। मोनी तीनों से नजरें हटाकर अपने सेंस में आते हुए ऋतिक को देखते हुए उससे बोलती है, कुछ नहीं, आपको क्या हुआ, अभी तक तो आप बहुत बिजी थे ना। ऋतिक को समझ नहीं आ रहा था कि मोनी को हुआ क्या है। वो मोनी को ड्रेस दिखाते हुए, आप इसे ट्राई कीजिए, आप पर अच्छी लगेगी क्योंकि आपने अब तक कुछ नहीं लिया। मोनी ड्रेस लेकर किसी दीवानी की तरह स्माइल करते हुए, सच में मेरे लिए है, बाद में वापस तो नहीं ले लेंगे ना आप इसे। ऋतिक उसे अजीब नजरों से देखते हुए उसका जवाब देता, यह आप क्या क्या बोल रही है, मैं भला वापस क्यों लूंगा। मोनी खुद की एक्साइटमेंट कंट्रोल करते हुए, अरे मतलब आपने पहली बार कुछ दिया न, तो यकीन करने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। लेकिन तभी मोनी को कुछ याद आता है और वो ड्रेस को पकड़कर ऋतिक को घूरते हुए मुंह हिटकर कहती है, हो, और वहां से ड्रेस लेकर चली जाती है। ऋतिक अपनी उंगली से अपने फहद को सहलाते हुए खुद से कहता है, इनका कुछ नहीं हो सकता, पता नहीं सुबह से हुआ क्या है इन्हें। अब तक सब लड़कियों की शॉपिंग हो गई थी। इत्ती आहार्य के कंधे से अपना सर हटाकर उसे कहती है, अरे हमने इतने सारी ड्रेसेस ली लेकिन मैन वेंडिंग डे के लिए तो ली ही नहीं, वो बाद में तुम्हें मिल जाएगी। आहार्य उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, ओ तो मतलब सरप्राइज होगा ये। इत्ती उससे एक्साइटेडली पूछती है। आहार्य हम बोलता है और ऋतिक को कुछ इशारा करता है। ऋतिक उसका इशारा समझकर हाँ में सर हिलाता है। कुछ देर बाद सब बाहर अपनी अपनी कार में जा रहे थे कि इत्ती सबको रोकते हुए पूछती है, अरे कहाँ जा रहे हैं सब। बाकी सब जो गाड़ी में बैठने जा रहे थे रुक जाते हैं और इत्ती की तरफ कंफ्यूजन से देखते हुए उसकी बात का जवाब देते हुए कहते हैं, घर, और कहा।
इत्ती खुशी से नहीं, हम लोग घर नहीं, हम कहीं और जा रहे हैं। आहार्य इत्ती की तरफ आंखें छोटी करके घूरते हुए कहता है। और यह कब और किसने डिसाइड किया? इत्ती उसके एक हाथ को अपने दोनों हाथ से हग करते हुए कहती है, यह मैंने घर से निकलने से पहले डिसाइड कर लिया था। लेकिन जाना कहाँ है, कपड़ों की ऑलमोस्ट शॉपिंग हो गई है, बाकी सब तो महल में आ जाएगा। प्रगति इत्ती को देखते हुए उससे बोली। इत्ती सबको देखकर सीधे खड़े होकर अपना गला साफ करते हुए, सो मैंने डिसाइड किया है, हम न स्ट्रीट शॉप एक्सप्लोर करेंगे। फिर आहार्य की तरफ देखकर कहती है जो उससे कुछ कहने वाला था, आप मना नहीं कर सकते क्योंकि न। सब क्यूरियस होकर, क्योंकि आहार्य भी इत्ती की तरफ देख रहा था कि वो क्या बोलती है। क्योंकि मैं बोल रही हूँ इसलिए, और वैसे भी मैंने कहीं सुना था कि होने वाली दुल्हन को बिल्कुल नाराज नहीं करना चाहिए। आहार्य उसकी नाक खींचते हुए उससे पूछता है, और यह बात कहाँ सुनी तुमने? बाकी सब लोग भी इत्ती के जवाब का वेट कर रहे थे। इत्ती प्राउडली कहती है, यह मेरे दिल की आवाज है जो मैंने सुनी। और मैंने न यूट्यूब पर देखा है, लोग स्ट्रीट शॉप्स की व्लॉगिंग करते हैं और मस्ती भी करते हैं, मुझे भी मन करता है ये सब करने का। आहार्य को उससे कुछ ऐसे ही चीज की उम्मीद थी। आकाश अपने दिल पर हाथ रखते हुए, वह हमारे दिल के पास मुंह भी है, वो बोलता भी है, मुझे क्यों नहीं पता चली यह बात अब तक। फिर मोनी की तरफ देखकर कहता है, मोनी सुनना तो मेरा दिल क्या बोल रहा है। मोनी उसके सीने पर एक मुक्का मारती है। आकाश चीखते हुए, आह मेरे दिल की लग गई जालिम पापी औरत। फिर एंड में सब स्ट्रीट शॉप में धमाल मचाने का सोचते हैं। इत्ती बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि वो पहली बार यह सब कर रही थी, उसे हमेशा से सबकी तरह नॉर्मल लाइफ जीनी थी, खुलकर मस्ती करनी थी, और आहार्य जब से आया था उसने अब तक उसकी सारी जिद विश पूरी की थी। ये सोचकर इत्ती आहार्य की तरफ देखती है जो कार ड्राइव कर रहा था, और उसके एक कंधे पर सर रखकर उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ लपेटकर सुकून से अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, आप बहुत अच्छे हैं। आहार्य उसे देखता है, फिर हल्के से उसके सर पर किसकर उसे एक हाथ से खुद की बाहों में समेट लेता है और एक हाथ से ड्राइव कर रहा था। मोनी और मानसी भी बहुत एक्साइटेड थे, उन लोगों ने भी आज तक ऐसा नहीं किया था, जबकि त्रिदेवियों ने कई बार ऐसी एक्साइटिंग चीजें की थी। रही बात प्रगति की, तो वो एक अनाथ थी और शिवाय से शादी से पहले वो ऐसी जगहों से ही गुजारा करती थी। इधर बुटीक में ऋतिक एक फाइल ऑनर को देता है और उनको कुछ समझाता है। यह इत्ती की ब्राइडल ड्रेस की आउटलाइन थी जो आहार्य ने खुद से रेडी की थी, क्योंकि वो इत्ती को हर चीज बेस्ट देना चाहता था, उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, भले ही उसे उसके लिए खुद कुछ भी करना हो। ये ड्रेस आहार्य की इमेजिनेशन थी जिसमें वो इत्ती को दुल्हन बनते हुए देखना चाहता था। वो ऑनर ड्रेस के आउटलाइन को देखकर कहता है, बट 1 वीक में तो कैसे? और इसमें जो एक्सेसरी यूज हुई है वो हम एफोर्ड नहीं कर सकते। ऋतिक उन्हें 20 मिलियन का चेक देता है और फिर आगे कहता है, बाकी एक्सेसरी जो ड्रेस में यूज होंगी वो आपको शाम तक मिल जाएंगी। ऑनर इतने पैसे देख बिल्कुल चौंक जाता है, वो भी एक ड्रेस के लिए, ऊपर से एक्सेसरी भी खुद सामने वाला दे रहा था जो ड्रेस में लगनी थी। अब उनके पास मना करने की कोई वजह भी नहीं थी। ऋतिक किसी की मैसेज करता है और बुटीक से बाहर चला जाता है। एपिसोड 42 पजेसिव वाइफ इट्टी एंड डोमिनेट किस इनका। अब आगे आहार्य की कार रुकती है और उसके पीछे सबकी, और आगे पीछे बॉडीगार्ड्स की भी। वहां से थोड़ी दूर ही लोकल मार्केट था, उसके लिए बड़ा सा एंट्रेंस बना था। उसके अंदर जाने पर उस जगह छोटी छोटी शॉप स्टॉल्स थी और कई सारे स्ट्रीट फूड स्टॉल्स भी था, वहां अच्छी खासी भीड़ थी। सब कार से बाहर आते हैं। आहार्य के गार्ड्स आहार्य के ऑर्डर पर पूरे एरिया में फैल जाते हैं। वो दूर से ही उन्हें प्रोटेक्ट करने वाले थे, क्योंकि अगर वो उनके साथ होते तो सबका ध्यान उन लोगों पर ही होता, फिर मीडिया भी आ सकती थी। आहार्य ने अपने फेस पर मास्क लगा रखा था, क्योंकि फिर सब उसे पहचान जाते और यह उनके लिए अनसेफ होता। वो इत्ती का हाथ पकड़कर जैसे ही एंट्रेंस में जाने वाला होता है, इत्ती उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर रुककर उसे देखने लग जाती है। आहार्य उसके रुकने से रुक जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ? इत्ती उसे घूरते हुए उससे कहती है, आप ऐसे जाएंगे? हाँ तो और मुझे कैसे जाना चाहिए? आहार्य अपनी एक आईब्रो रेज करके पूछता है।
बाकी सब जो उनके पीछे थे वो भी कंफ्यूजन हो जाते हैं। इत्ती न मैं सर हिलाकर कहती हैं, आपका कुछ नहीं हो सकता, और उसके कोट के बटन खोलने लगती है। आकाश अपनी आंखों पर हाथ रख लेता है, लेकिन वो उंगलियों के गैप से उन्हें देखते हुए शर्माते हुए कहता है, छोटी सी भाभी सा आप दोनों अकेले नहीं है, पब्लिक प्लेस पर है। इत्ती अपने पंजों पर खड़ी होकर आहार्य का कोट निकालते हुए कहती है, हाँ तभी तो मैं बोल रही थी कि यह पब्लिक प्लेस पर सूट बूट में जाएंगे तो सब बस इन्हें ही मुड़ मुड़ कर देखेंगे। इतना कहकर वो आहार्य का कोट निकालकर उसके स्लीव्स को उसके एल्बो से थोड़ा नीचे तक फोल्ड कर देती है। आकाश अपनी आंख से हाथ हटाकर ऑकवर्डली हंसते हुए कहता है, ओह ऐसा क्या, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। मानसी, मोनी और बाकी सब भी एक साथ चैन की सांस लेते हुए कहते हैं, और इस बार हम भी। आहार्य एक नजर आकाश को देखता है, जैसे ही आकाश की नजरें उससे मिलती है वो वहां से खिसकते हुए कहता है, अरे जल्दी चलो, यही खड़े रहना है क्या, और एंट्रेंस से होते हुए अंदर चला जाता है। और बाकी सब भी उसके पीछे पीछे खिसक लेते हैं। इत्ती सबको वहां से खिसकता देख आहार्य से पूछती है, ये लोग क्या बोल रहे थे, और ये लोग अकेले ही चले गए हमें छोड़कर, अब हम भी इन्हें इग्नोर करेंगे, ठीक है ना? आप भी इनको इग्नोर करना, हम साथ साथ रहेंगे। और आहार्य को खींच कर ले जाने लगती है और चलते हुए उसकी तरफ देखकर कहती है, हाय अब तो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं आप, मन ही नहीं कर रहा आपको ले जाने का। क्योंकि स्लीव्स फोल्ड करने से उसकी हाथ की उभरी हुई नसें दिख रही थी और ब्लैक फिट शर्ट में उसकी ब्रॉड चेस्ट। कुल मिलाकर अब वो इस मैसी लुक में और भी ज्यादा चार्मिंग और हॉट लग रहा था। ठीक है चलो तो घर चलते हैं। आहार्य सर नीचे करके इत्ती के फेस को देखते हुए कहता है, उसकी हाइट इत्ती से काफी ज्यादा थी। इत्ती को सर उठाकर और आहार्य को सर नीचे करके इत्ती को देखना पड़ता है, लेकिन इसी वजह से उनकी जोड़ी और ज्यादा खूबसूरत लगती थी। इत्ती जरूरत से ज्यादा हंसते हुए कहती है, अरे अरे वो तो मैं आपके भले के लिए बोल रही थी, अब आप इतने हैंडसम लग रहे हैं, किसी लड़की ने आपको छेड़ दिया तो? आहार्य सामने देखते हुए उसकी इस बकवास पर नमे सर हिलाता है। उसका ऐसा रिएक्शन देख इत्ती कहती है, अरे सच में आजकल की लड़कियों को आप जानते नहीं है, लेकिन कोई नहीं, अब मैं हूं ना, मैं आपको हर लड़की से प्रोटेक्ट करूंगी। वो किसी पोसेसिव वाइफ की तरह कहती है। आहार्य उसको घूरते हुए कुछ कहने वाला होता है कि इत्ती उसके हाथों को हग करते हुए उसके हाथ पर अपना सर टिका कर सामने देखते हुए कहती है, अरे आपको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है। आहार्य एक गहरी सांस लेता है और चुप रहना ही बेहतर समझता है। अंदर पहुंचकर इत्ती देखती है वहां बहुत भीड़ थी और हर कोई शॉपिंग कर रहा था, कोई बार्गेनिंग। वो बहुत एक्साइटेड थी और एक्साइटमेंट आहार्य का हाथ छोड़ आगे जाने वाली होती है कि आहार्य उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसाते हुए कहता है, ऐसा करने की सोचना भी मत। इत्ती फिर उसका हाथ पकड़े पकड़े ऐसे ही चलने लगती है। आहार्य ने इत्ती के कंधे पर हाथ रख रखा था, इवन वो किसी को इत्ती से टच भी नहीं होने दे रहा था। इत्ती को तो कुछ पता भी नहीं था कि आहार्य इस टाइम किसी ओवर प्रोटेक्टिव हस्बैंड की तरह कर रहा है। वो लोग काफी देर तक इधर उधर घूमते हैं, तभी इत्ती को एक फूड कॉर्नर नाम से एक छोटा सा स्टॉल दिखता है। वो एक्साइटेड होकर रिद्धि से कहती है, रिद्धि चलो कंप्लीशन करते हैं, जैसे स्कूल में करते थे। पहले इत्ती सबको इग्नोर कर रही थी, बाद में जब उन्होंने समझाया कि उन लोगों ने उसे इग्नोर नहीं किया, तब जाकर वो मानी और उसने आहार्य को कहा कि वो दोनों अब सबसे बात कर सकते हैं। उसकी बात सुन त्रिदेविया मुंह बनाकर, नोट अगेन, हर बार की तरह तुम जीतोगी। मोनी एक्साइटेड होकर पूछती है, किस चीज का कंपटीशन? इत्ती खुशी से बताती है, मोमोज खाने का कंपटीशन। पता है आज तक कोई मुझे हरा नहीं पाया है मोमोज खाने में, क्योंकि मैं मोमोज की और मोमोज मेरी जान है। तो खाना ही तो खाना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और आज तक आपको कोई मेरे टक्कर का नहीं मिला न, इसलिए आप जीत आई है। आकाश इत्ती का मजाक बनाते हुए कहता है। उसने मोमोज खाए नहीं थे कभी। इत्ती उसे चैलेंज करते हुए कहती है, आपकी जबान बहुत चलती है, अब इस जबान को मोमोज की चटनी में डुबो डुबो कर सबक सिखाना पड़ेगा। सब फिर मोमोज बैटल लड़ने शॉप के अंदर जाते हैं। इत्ती भी डे से जाने वाली होती है, तभी आहार्य उसे अपनी तरफ खींचकर उसे घूरते हुए कहता है, मोमोज मेरी और मैं मोमोज की जान हूँ। हम
उसका सख्त लहजा देख इत्ती उसकी चापलूसी करते हुए कहती है, आप क्या मोमोज से जल रहे हैं? फिर उसको मक्खन लगाते हुए आगे कहती है, वेस आप जेलस होते हुए और भी ज्यादा हॉट लगते हो। और मोमोज तो बस ऐसे ही है, सबसे पहले आप ही है, अब आपकी हॉटनेस के आगे तो हॉट हॉट मोमोज की क्या औकात। और आहार्य की हाइट को बताते हुए हाथ ऊपर कर कहती है, कहा आप? और फिर मोमोज का साइज हाथ से बताते हुए कहा मोमोज। इत्ती की बातें सुनकर तो मोमोज भी उसे बेवफा समझकर लाल चटनी के आंसू रो दे। आहार्य उसकी नाक खींचते हुए कहता है, माय ड्रामा क्वीन, तुम्हारी लाइफ में सबसे ऊपर में ही होना चाहिए, हर चीज हर शख्स से ऊपर। और उसे आगे समझाते हुए कहता है, ये लास्ट टाइम है, आगे से इतना स्पाइसी फूड नहीं खाना तुम्हें। इत्ती हाँ में सर हिला देती है और मन में कहती है, अभी मान जाती हूँ, बाद में फिर मना ही लूंगी इन्हें। आहार्य एक नजर इत्ती को देखता है जो किसी सोच में गुम थी, वो समझ जाता है वो क्या सोच रही है। सब लोग अंदर जाते हैं, वो छोटी सी शॉप थी। रिद्धि उनको मोमोज बनाने को कहती है, त्रिदेविया पहले ही साइड हो जाती है क्योंकि उन्होंने यह एक्सपीरियंस पहले भी बहुत बार किया था। रिद्धि कंपटीशन के रूल्स बताती है, रूल नंबर 1, मोमोज को रेड चिली चटनी के साथ ही खाना है। रूल नंबर 2, मेयोनेज़ और सॉस कोई नहीं लेगा, सिर्फ चटनी और बीच में पानी कोई नहीं पिएगा। थर्ड एंड फाइनल रूल, जो एंड तक जितना ज्यादा खाएगा वो जीतेगा, जीतने वाला हारने वाले को कुछ भी करा सकता है। अब 3 तिगाड़ा और इत्ती के सामने मोमोज की प्लेट थी। रिद्धि के स्टार्ट बोलने पर कंपटीशन स्टार्ट होता है। इत्ती के मुंह में तो वो लाल लाल तीखे चटनी देखकर ही पानी आ रहा था। वो स्टार्ट बोलते ही मोमोज को चटनी में डिप करके मुंह में डालती है और चबाते हुए कहती है, अम्मम इससे अच्छा कुछ नहीं। आहार्य को उसके सबोर्डिनेट का कॉल आता है जो बहुत इम्पोर्टेंट था। वो वहां से जाते हुए इत्ती से कहता है, यही रहना, कहीं मत जाना। इत्ती खाते हुए ही हाँ में सर हिलाती है। और फिर आहार्य अपने गार्ड्स को जो दूर से ही उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे उन्हें कुछ इशारा करता है। मोनी मानसी आकाश दे से ही एक मोमोज को मुंह में लेते हैं। उनकी हवा अंदर तक टाइट हो गई थी क्योंकि वो चटनी सिर्फ लाल मिर्च से बनी थी और वो लोग ज्यादा स्पाइसी नहीं खाते थे। ये राणा सिंह जी का रोल था, लेकिन अब उन्होंने इतनी लंबी लंबी हाँ की थी तो वो लोग पीछे भी नहीं हट सकते थे। इत्ती के महल में भी हाइजेनिक खाना ही बनता था, लेकिन शैतान इत्ती सबसे छुपकर स्कूल में कुछ न कुछ कांड करती थी और मोमोज तो उसके फेवरेट थी क्योंकि उनके स्कूल से थोड़ा दूर एक स्टॉल थी जहां वो चारों छुपकर बंद करके जाया करती थी। इत्ती मजे से खा रही थी, उसकी नाक लाल हो गई थी और आंखों में हल्का सा पानी आ गया था तीखापन के वजह से। लेकिन 3 तिगाड़ा की तो हालत बहुत खराब थी, उनकी तो नाक तक बह गई थी। वो खाते फिर अपने आंसू साफ करते तो कभी सुट सुट करते। इत्ती मुंह में मोमोज को भरते हुए कहती है, अगर आप लोग चाहे तो बैकआउट कर सकते हैं क्योंकि इत्ती को मोमोज खाने में हराना इस यम पॉसिबल। बोले तो यम पॉसिबल, इतना बोलकर वो हंसते हुए एक और मोमोज मुंह में भर लेती है। मोनी और मानसी तो बैकआउट कर देते हैं क्योंकि अब उनसे बर्दाश्त नहीं होता और जल्दी से पानी पीते हैं और मुंह खोलकर हाथ से पंखा देने लगते हैं ताकि तीखापन कम हो जाए। लेकिन आकाश तो खाए जा रहा था और इत्ती भी, हालांकि दोनों की नाक कान लाल थे और होंठ ऐसे सूजकर लाल हो गए थे जैसे किसी मधुमक्खी ने डंक मार दिया हो। आकाश खाते हुए कहता है, भाभी सा, ओ मेरी प्यारी सी छोटी सी भाभी सा, एक बार, बस एक बार मुझे जीतने दीजिए, जिंदगी भर आपके चरणों में रहूंगा प्लीज। इत्ती मोमोजमा को चटनी में डिप करते हुए कहती है, बिल्कुल भी नहीं। आकाश तीखा लगने की वजह से अपने मुंह को खोलकर हाथों से पनखा करते हुए कहता है, भाई सा की तरह हार्टलेस है आप भी। सी थैंक यू सो मच। इत्ती को तीखा लगता है तो उसके मुंह से निकलता है। एंड में आकाश भी हार मान ही जाता है और फिर आ मिर्ची मिर्ची कहकर कूदने लगता है। रिद्धि उसे पानी देती है तो वो पानी लेते हुए कहता है, मुंह में आग बरस रही है, ऐसा लग रहा है अभी ड्रैगन की तरह मुंह से आग उगलने लगूंगा। और एक सांस में पूरी बोतल गटक लेता है। अब तक आहार्य भी आ गया था कॉल अटेंड करके और वो इत्ती को देखता तो उसकी होंठ बिल्कुल लाल लाल सूजे हुए लग रहे थे, उसकी नाक गाल सब लाल थे और वो पानी पिए जा रही थी। आहार्य को उस पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने थोड़ी ही देर में अपनी क्या हालत कर ली और वो उसके पास आते हुए उसका हाथ पकड़कर कहता है, चलो घर।
उसके आते ही आकाश भी सीधा खड़ा हो जाता है बिल्कुल। और फिर आहार्य इत्ती को वहां से ले जाता है। इत्ती भी चुपचाप चली जाती है उसके साथ। कुछ देर बाद इत्ती और आहार्य गाड़ी में थे। चलो घर अब। उसके बाद से आहार्य ने इत्ती से कुछ नहीं कहा था और चुपचाप कार ड्राइव कर रहा था। इत्ती लगातार पानी पीते हुए कहती है, अरे आप कुछ कीजिए, इतना तीखा लग रहा है, आप तो मुंह ही बनाकर बैठ गए हैं। आहार्य सामने देखते हुए कहता है, तो किसने कहा था ये सब करने के लिए, इतना ज्यादा खाने की क्या जरूरत थी। इत्ती हाजिर जवाबी करते हुए, अरे मोमोज तो तीखे होते हैं, मतलब लोग मोमोज खाना छोड़ दे और आकाश भाई सा हार नहीं मान रहे थे इसलिए इतना खाना पड़ा। और फिर इतना बोलते बोलते उसकी नजर आहार्य के होंठों पर जाती है। उसको तीखा तो बहुत लग ही रहा था। वो आहार्य की गोद में कूदते हुए अपने को होंठों को आहार्य के होंठों पर रख देती है। आहार्य अपनी कार झटके से रोकता है और इत्ती की कमर को होल्ड कर लेता है। इत्ती के इस रिएक्शन से वो थोड़ी देर के लिए सन्न रह गया था। इत्ती तो उसके होंठों को कैंडी की तरह चूस रही थी। आहार्य अपनी सीट पर बिल्कुल बैंड हो जाता है और इत्ती को अपने ऊपर पूरा लिटा लेता है। डॉट डॉट फिर इत्ती के बालों में अपना हाथ फंसा कर उस किस में इन्वॉल्व हो जाता है। आज तो पता नहीं चल रहा था कौन किस पर डोमिनेट है। इत्ती को अपना तीखापन कम करना था और उसके मुंह से तीखापन जा भी रहा था और आहार्य तो इत्ती का दीवाना था ही। दोनों एक दूसरे को शिद्दत से चूम रहे थे। दोनों में से कोई भी एक दूसरे की छोड़ने को तैयार नहीं था। कभी आहार्य इत्ती के होंठों को अपने होंठों में लेकर चूमता तो कभी इत्ती आहार्य के होंठों को। कार की विंडो बंद थी और विंडो के बाहर तो देखा जा सकता था लेकिन बाहर से अंदर नहीं। एपिसोड 43 प्री वेडिंग शूट उद्धरण चिन्ह। अब आगे थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। इतनी तेज तेज हॉर्न रही थी वो आहार्य के सीने लग जाती है। आहार्य उसके बालों को हल्के हल्के सहलाकर उसे शांत कराता है। इत्ती उसे हक करे अपने नाखून चबाते हुए एम्बरेसमेंट में बड़बड़ाते हुए कहती है, ओ यार मैं इतनी बेशर्म कब से हो गई, इतनी तो कभी नहीं थी। आहार्य सामने देखते हुए कार ड्राइव कर रहा था और इत्ती की बातें सुनकर स्माइल कर रहा था। कुछ देर में इत्ती ऐसे ही उसे हक करे हुए सो जाती है। राणा सिंह जी का महल। शिवाय मैन लिविंग हॉल में चक्कर काट रहा था और बार बार कभी डोर की तरफ देखता तो कभी अपने फोन की तरफ। रोहिणी जी जो वही सोफा पर बैठी थी उसे देखकर कहती है, अरे बस करो, आ जाएगी तुम्हारी बहन, बैठ जाओ तसल्ली से। तुम्हारे ऐसे चक्कर लगाने से हमारा सर घूम रहा है। शिवाय फोन में देखते हुए कहता है, इतनी रात हो गई है, पता नहीं कहाँ है, और प्रैक्ति भी फोन नहीं उठा रही है। मेघा जी अपने बेटे को देख खुन्नस से कहती हैं, तो प्रैक्ति क्या बस तुम्हारे कॉल के इंतजार में फोन से चिपकी रहे। एंजॉय करने दो उसे भी, चैन नहीं है तुम्हें और सब है वहाँ, कोई सिर्फ तुम्हारी बीवी और बहन अकेले नहीं है और इत्ती के लिए जमाई सा है जो उसका ख्याल रखेगी। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे वो इत्ती को भगा कर ले गए हो। शिवाय फिर से फोन ट्राई करते हुए कहता है, उस पर मुझे भरोसा नहीं है, वो भागा के भी ले जा सकता है। तभी आहार्य मैन डोर से अंदर आते हुए कहता है, इतना कम आंका तुमने अपने जीजा जी को, साले साहब। आहार्य सिंह राजपुर भागने की नहीं, सबसे सामने उठाकर ले जाने की ताकत रखता है, लेकिन तुम्हारी बहन को मैं अपना बनाकर ले जाऊंगा पूरी इज्जत से। सब उस तरफ देखते हैं तो आहार्य की गोद में इत्ती थी और वो सुकून से सो रही थी। शिवाय और बाकी सब जल्दी से उसके पास जाकर पूछते हैं कि इत्ती को क्या हुआ और आहार्य ने उसे ऐसे क्यों उठाया हुआ है। शिवाय आहार्य पर टॉन्ट कसते हुए कहता है, देखा, मुझे लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ होगी ही। ये बिल्कुल भी छोटी का ध्यान नहीं रख पाया। कहीं छोटी ज्यादा थकने की वजह से बेहोश तो नहीं हो गई, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। आहार्य उसे घूरते हुए कहता है, वो सो रही है, और इतना बोलकर इत्ती को लेकर सीढ़ियों से होते हुए इत्ती के रूम चला जाता है। बाकी सब भी शिवाय को अजीब नजरों से घूरते हुए अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। कुछ देर बाद प्रैक्ति आती है। मोनी, आकाश और मानसी महल के दूसरे हिस्से में चले गए थे और त्रिदेविया अपने अपने घर। प्रगति देखती है कि शिवाय वही सोफा पर बैठा था, शायद उसी का वेट कर रहा था। प्रगति उसके पास जाकर कहती है, पतिदेव, आई एम सो टायर्ड, रूम में ले चलिए ना। शिवाय उसे गोद में उठाते हुए रूम में ले जाता है। इधर इत्ती के रूम में
आहार्य इत्ती को बेड पर लिटाकर उसके सैंडल्स निकलता है और उसे ब्लैंकेट उड़ाकर उसके गालों को हल्के से सहलाकर रूम से बाहर चला जाता है। अगली सुबह नाश्ते के बाद सब बड़े और मोनी आकाश और मानसी गार्डन में लगे सोफे पर बैठे थे। राणा सिंह जी सबसे कहते हैं, आज जमाईसा और हमारी राजकुमारी का प्री वेडिंग सूट है आजकल की दुनिया और दुनिया के नए नए ट्रेंड हमारी समझ से बाहर है, लेकिन हमारी राजकुमारी की इच्छा है तो होकर रहेगा। और फिर अपने जमाने की कुछ न कुछ बात करने लगते हैं। मोनी आकाश और मानसी के फेस पर अलग ही एक्साइटमेंट आ जाती है प्री वेडिंग शूट सुनकर, और वो एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। 2 घंटे बाद इत्ती आहार्य प्रैक्ति शिवाय और त्रिदेविया शूटिंग लोकेशन पर थे। वो लोकेशन बहुत खूबसूरत थी, हर जगह फ्लावर्स और ट्रीज लगे थे, हर जगह बटरफ्लाई जुड़ रहे थे और पीछे के साइड एक झरना बह रहा था। शहर की भीड़ से दूर वो जगह बिल्कुल शांत और दिल और आंखों को सुकून देने वाली थी, और जगह एकदम जंगलों के अंदर थी। इत्ती चारों तरफ देखते हुए एक लंबी सांस खींचकर कहती है, यहाँ की हवा कितनी फ्रेश है, अब तो मुझे लग रहा है कि इतने दिन से मैं आर्टिफिशियल हवा ले रही थी। उसकी बात सुनकर फोटोग्राफर जो आहार्य की कंपनीज की मॉडल का फोटो शूट करता था, वो वर्ल्ड के बेस्ट फोटोग्राफर्स में से था, वो अपने हाथ हिलाते हुए थोड़ा इठलाते हुए कहता है, ओ नाइस जोक मैम, अच्छा मजाक कर लेती है आप। इत्ती हंसते हुए कहती है, हे थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, फिर एकदम से सीरियस फेस के साथ, बट वो मजाक नहीं था। उन दोनों में अलग ही कोल्ड वार चल रही थी, क्योंकि इत्ती नोटिस कर रही थी कि फोटोग्राफर जिसका नाम मेडी था, मेडी गे था, उसे लड़कों में इंटरेस्ट था। वो बार बार आहार्य को आहें भरते हुए घूर घूर कर देख रहा था, और इत्ती को जलन भरी नजरों से, क्योंकि मेडी को आहार्य पर क्रश था। ये बात ऑफिस में सबको पता थी, इवन जो मॉडल्स आहार्य को पाने की इच्छा रखती थी। मेडी जानबूझकर उनकी बेकार पिक्स लेता था, लेकिन आहार्य के सामने किसी को भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। आहार्य को इन सब से कोई मतलब नहीं थी, लेकिन मैडी ऋतिक को जरूर अपनी अदाओं से छेड़ लेता था। ऋतिक उसका सेकंड क्रश था, और आहार्य के बाद पूरे ऑफिस में सबसे हैंडसम वही था। अभी भी ऋतिक दूर ही मेडी की नजरों से बचते हुए खड़ा था, क्योंकि मेडी की नजर उस पर पड़ते ही वो ऋतिक को छेड़े बगैर नहीं रहता। इति भी जानबूझकर आहार्य से चिपकी खड़ी थी और मेडी को घूर रही थी। मेडी आहार्य को देखकर थोड़ी अदा से कहता है, बॉस एवरीथिंग इज रेडी, बस आप दोनों को रेडी होना है। वहाँ स्पेशल रूम्स रेडी किए गए थे, आप रूम में जाकर रेडी हो जाए, आप कहे तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। आहार्य उसे एक तीखी नजर से देखता है। मैडी डरते हुए कहता है, आई एम टॉकिंग अबाउट सम टच अप। फिर बात को बदलते हुए इत्ती को देखकर कहता है, सर मैम की हाइट आपसे काफी कम है, तो हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि फोटोज अच्छी आए। ये सुनकर इत्ती उससे किसी जिद्दी बच्चे की तरह लड़ते हुए कहती है, आपकी आंखें खराब है, हम दोनों की जोड़ी मेड फॉर ईच अदर है, और हाइट डिफरेंस कितना मस्त लगता है हमारा। फिर अचानक एक चिढ़ाने वाली स्माइल के साथ कहती है, ओह नाउ आई गॉट इट, कि आप जल रहे हैं, और इंसान जलन में कुछ भी बोल देता है। और फिर आहार्य को देखकर कहती है, जाए रेडी हो जाए अच्छे से, कहीं आप मुझसे कम लगे लुक्स में। तो इतना बोलकर आहार्य की घूरती हुई नजरों को इग्नोर कर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद दोनों एक ही टाइम पर अपने अपने चेंजिंग रूम से बाहर आते हैं। आहार्य ने एक ब्लैक शर्ट पहन रखा था जो हल्का ट्रांसपेरेंट था, और शर्ट का फैब्रिक मैट ब्लैक नहीं लिटिल बिट शाइनी था, जिसमें उसकी मस्कुलर चेस्ट दिख रही थी, क्योंकि उसकी शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले थे और नीचे साटन फैब्रिक ब्लैक पैंट पहनी थी। उसके बाल सेट नहीं थे, बल्कि माथे पर बिखरे थे। वो मेस्मराइजिंग नेचर, उस पर आहार्य की हॉट पर्सनैलिटी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। और वो सामने इत्ती को देखते हुए आ रहा था, जिसने एक बहुत ही सिंपल ब्लैक जॉर्जेट गाउन पहना था, जो दिखने में बहुत सिंपल था, पीछे से पूरे फ्लो पर फैला हुआ था। इत्ती ने ब्लैक बोल्ड शिमरी आईलाइनर और डार्क चिली लिपस्टिक लगाई थी, और अपने नेक पर एक क्रिस्टल व्हाइट डायमंड नेकलेस पहना था। दोनों का लुक फॉर्मल नहीं था, आहार्य का लिटिल बिट मेसी और हॉट था, और इत्ती का बोल्ड और हॉट था, क्योंकि ड्रेस कोड वहाँ की सीनरी के अकॉर्डिंग था।
दोनों को देखकर तो सब बस दोनों में खोकर रह गए थे और इत्ती और आहार्य दुनिया को भूलकर एक दूसरे में खोते हुए एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ाते हैं। तभी आहार्य को कुछ कुछ ठीक नहीं लगता और वो नीचे देखता है तो इत्ती ने हिल्स पहन रखी थी और वो ढंग से चल नहीं पा रही थी। आहार्य लंबे कदमों से उसके पास जाते हुए उसको घूरते हुए पूछता है, ये हिल्स क्यों पहनी है जब तुम कंफर्टेबल नहीं रहती हो हिल्स में तो? और झुककर उसके हिल्स निकालने वाला होता है कि इत्ती उसका हाथ पकड़ कर बैलेंस बनाकर खड़ी होते हुए कहती है, नहीं हिल्स पहननी जरूरी है क्योंकि फिर फोटोज में हमारी जोड़ी ऐसे लगेगी जैसे गिल्ली डंडा और मैं तो आपके चेस्ट तक ही आती हूँ, उन फोटोज को देख देख कर मुझे खुन्नस होगी। हम ऐसे ही करेंगे शूट। देखो अब मैं आपके कंधे तक आ रही हूँ, बस आप मुझे पकड़े रखना वरना मैं तो इन हिल्स में पक्का गिर जाऊंगी और मैं गिरी तो मेरी हड्डी वड्डी टूट जाएगी तो शादी कैसे करूंगी फिर? उसकी बात सुन आहार्य उसे अपनी गोद में उठा लेता है और जहाँ सेटअप था लेकर जाता है। प्री वेडिंग शूट शुरू होता है। फर्स्ट पोज था कि आगरा को इत्ती की कमर से पकड़कर होल्ड करना है और दोनों को एक दूसरे की आंखों में प्यार से देखना है। दोनों इस पोज में खड़े थे। मैडी उनके क्लोज शॉट्स लेने वाला था तो वो थोड़े दूर पर कैमरा लेकर खड़ा था और फोकस दोनों के फेस पर था, सब उन्हें ही देख रहे थे। तभी इत्ती अपना फेस दूर करते हुए तेज तेज हंसने लगती है। उसने आहार्य का हाथ भी पकड़ा हुआ था ताकि वो गिरे न। मैडी जो बस फोटो क्लिक करने वाला था इत्ती को अजीब नजरों से देखने लगता है और बाकी सब भी प्रैक्टी इत्ती के पास आते हुए कहती है, क्या हुआ इत्ती? इत्ती बमुश्किल अपनी हंसी रोकते हुए कहती है, वो ऐसे मुंह पर कैमरा रखकर कोई फोटो लेगा तो हंसी तो आएगी ही ना। ऊपर से सब हमें घूर घूर कर तो ऐसे देख रहे हैं जैसे हम दोनों कोई एलियन हो। हा 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 हा। मैडी अजीब सा फेस बनाकर, बस मैं एक मस्त सी फोटो क्लिक करने वाला था, लेकिन आपने बिगाड़ दिया। इतनी बुरी तरह से हंसते हुए कहती हैं, अरे अगर तुम्हें पता है लोग तुम्हें घूर घूर के देख रहे हैं तो भला कोई कैसे पोज दे पाएगा? और इतनी देर से एक ही तरह का मुंह बनाते हुए मेरा तो मुंह दर्द कर गया। सब अपना सर पीट लेते हैं, ऐसे कई सारे पोसेस होते हैं, बट इतनी बीच में हंस देती थी क्योंकि जब सबकी नजरें उसे खुद पर फील होती तो उसकी हंसी छूट पड़ती। आहार्य जिसने अब तक कुछ नहीं कहा था वो इत्ती का हाथ अपने खुलने सीने पर दिल वाली जगह पर रखता है। ये फील होते ही इत्ती एकदम शांत हो जाती है। आहार्य की दिल की धड़कन ये गवाही दे रहा था कि इत्ती के पास होने पर उसका दिल जिंदा दिली से धड़कता है। यह एहसास पाकर इत्ती की आंखें बंद हो जाती है और आहार्य इत्ती के माथे पर अपने होंठ रख देता है और मैडी फिर इसी पोज में उनकी पिक क्लिक करता है। उनकी यह पिक बहुत मस्त आई थी, पीछे सफेद झरने का बहता पानी और आहार्य इत्ती के माथे को शिद्दत से चूमते हुए और इत्ती की आंखें बंद थी और होंठों पर मुस्कुराहट। ऐसे ही फिर कई मैक्सिमराइजिंग पोजेस में मैडी दोनों की पिक्स क्लिक करता है। किसी में आहार्य ने इत्ती को कमर से लिफ्ट किया हुआ था। ये सारी पिक्स कोई फेक पोज नहीं, दोनों की रियल बॉन्डिंग दर्शा रहा था। ऐसे बहुत सी पिक्स और एक रैंडम पिक तब ली गई थी जब इत्ती हिल्स पहन कर आई थी और आहार्य झुककर उसके सैंडल्स निकालने वाला था। फोटोशूट खत्म होता है और जैसे ही आहार्य इत्ती को गोद में उठाकर चेंजिंग रूम में ले जाने वाला होता है, तीन तिगड़ा वहां आते हुए कहते हैं, अरे हमारा फोटोशूट तो हुआ ही नहीं। सब उन्हें ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से घूरते हैं क्योंकि तीनों अच्छे से ड्रेसअप होकर आए थे जैसे किसी पार्टी में आए हो। मेरी सेडिक्टिस वे में आकाश की चेस्ट पर उंगली चलाते हुए कहता है, हे हैंडसम लुक्स हॉट बट प्री वेडिंग शूट ओनली ब्राइड और ग्रूम का होता है। आकाश मोनी के पीछे छिपते हुए उसे जवाब देता है, ऐसा कोई रूल थोड़ी है, जब शादी में पूरी फैमिली का फोटो सेशन होता है तो प्री वेडिंग शूट क्यों नहीं? ये सुनकर इत्ती आहार्य की गोद से उतरने की कोशिश करते हुए कहती है, वाह क्या आइडिया है, कितना एक्साइटिंग होगा ना। उसको कसमसाता देख आहार्य उसे ठीक से नीचे उतार देता है। तीन तिगाड़ा इत्ती के पास आकर कहते हैं, हाँ हम यूनिक पोसेज में फोटो क्लिक करवाएंगे। इत्ती भी एक्साइटेड होकर कहती है, हाँ यार कितना एक्साइटिंग होगा ना। त्रिदेविया भी आकार कहती, वैसे आइडिया तो अच्छा दिया है तुम लोगों ने, हमें तो लगा बस फालतू चीजों में ध्यान लगता है तो तुम तीनों का। तीन तिगाड़ा एक साथ मुंह बनाकर कहते हैं, वॉट एवर। इत्ती अपनी सैंडल उतार कर आहार्य के हाथ में पकड़ते हुए कहती है, आप इनका ध्यान रखना जब तक मैं मस्त मस्त फोटोज क्लिक करवाती हूँ।
आहार्य का ऑफिस स्टाफ शॉक था कि कोई लड़की उनके बॉस को ऐसे सैंडल्स पकड़ा रही है। आहार्य उसके सैंडल ले लेता है, वो नीचे देखता है तो नीचे घास थी। इत्ती को कोई प्रॉब्लम नहीं होती बिना सैंडल्स के भी। फिर उन लोगों का फोटो सेशन शुरू होता है। वो लोग कोई पोज बताते तो इत्ती मना कर देती कि यह कॉमन है, ये बेकार है। आहार्य बस अपने जिद्दी बीवी और उसके टैंट्रम्स देख रहा, एक पेड़ से टिकर खड़े हुए। उसने अभी तक वही कपड़े पहने थे, वो उस पेड़ से टिकर खड़ा ऐसा लग रहा था जैसे कोई ग्रीक गॉड हो। तभी इत्ती एक्साइटेडली कहती है, वाओ एक पोज, ध्यान आया, हम न ऐसा करेंगे कुछ की डे से रस्म होती है, न कि जूता छुपाई की। तो आकाश भाई सा डे से जूता चुरा रहे हैं और हम उनको पकड़ के पीट रहे हैं। सब उसके अजीब से पोज पर अजीब सा मुंह बनाते हैं और फिर न में सर हिलाकर मना कर देते हैं। ये देखकर इत्ती कहती है, अरे कितना यूनिक तो है यार, और मेरी शादी है, ऐसा तो न करो प्लीज। आकाश हाथ खड़े कर कहता है, बाकी सब तो ठीक है लेकिन मैं क्यों पिटूं, ये रोल किसी और को भी तो मिल सकता है ना। सब लड़कियां उसे ऐसे देखती है जैसे वो कोई शिकार हो और उस पर कूद पड़ती है। ऐसे ही उन लोगों की हंसते हुए रैंडम कई पिक्स ली जाती है। आहार्य को तो बस इत्ती का हंसता हुआ चेहरा सुकून दे रहा था। फिर इत्ती दूसरा पोज बताती है, जैसे मैं शर्मा रही हूँ और तुम लोग मेरी बलैया लो। वो लोग ऐसा करते हैं क्योंकि इत्ती मानती नहीं करके रहती। लेकिन थोड़ी देर बाद इत्ती सर खुजाते हुए कहती है, लेकिन यार ये शर्म क्यों नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ मर गई, अब तक आई ही नहीं चेहरे पर। और हंसने लगती है। ऐसे ही वो लोग खूब मस्ती करते हैं और यूनिक के नाम पर अजीबो गरीब पोजेस में पिक्स लेते हैं। लेकिन एक बात तो कॉमन थी, हर पिक में आकाश को गर्लगैंग ने पॉसेज के नाम पर जमकर धोया। अब तक शाम हो गई थी, सब थक कर जमीन पर बैठे थे। आहार्य इत्ती के पास आते हुए उसे गोद में उठा लेता है। इत्ती उसके गले में अपने बाहें लपेट कर कहती है, आह मेरे पैर दुख रहे हैं बहुत। आहार्य नीचे झुककर उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, तो किसने कहा था इतना उछलने कूदने के लिए। इत्ती अपनी पकड़ उसकी गर्दन पर कसते हुए उसे टाइट हक करते हुए कहती है, अब तो कली मस्ती, अब कुछ नहीं हो सकता है। आप ऐसा करना, घर जाकर मेरे पैर दबा देना, वैसे भी पत्नी की सेवा करने से बहुत पुण्य मिलता है। आहार्य स्माइल करते हुए कहता है, और यह बात किस किताब में लिखी है, मैंने अब तक क्यों नहीं पढ़ी। इत्ती अपना सर उसके सीने में छिपाते हुए मासूम बच्चे की तरह कहती है, वो बुक अभी पब्लिश नहीं हुई है ना, इसलिए आपने नहीं पढ़ी। एपिसोड 44, इत्ती की नाराजगी। अब आगे। आहार्य की कार महल के बाहर आकर रुकती है। इत्ती जैसे ही कार का डोर खोलने के लिए हाथ बढ़ाती है, आहार्य अचानक बोलता है, मैं कल ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। आहार्य की बात सुनकर इत्ती मुड़कर आहार्य को बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए कहती, क्या, लेकिन परसों से हमारी शादी की रिचुअल स्टार्ट है और आप। और गुस्से से विंडो के बाहर देखने लगती है। आहार्य उसका फेस अपनी तरफ करता है तो इत्ती उसका हाथ झटकते हुए कहती है, अब ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है आपको। इतना बोलकर जल्दी से कार का डोर ओपन करके तेजी से दरवाजा बंद करते हुए विंडो से आहार्य को घूरते हुए कहती है, जाए आराम से जाए, और परसों भी आने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से शादी वाले दिन आ जाना। पूरी बात तो सुनो। आहार्य उसकी बात को बीच के काटते हुए कहता है। इत्ती अपने कानों में उंगली डालकर कहती है, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मैं बहरी हूँ। और आप ये तो बिल्कुल मत सोचना कि मुझे बुरा लगेगा, ऐसा कुछ तो ये खुशफहमी अपने दिमाग से निकाल देना, मुझे कुछ भी नहीं लगेगा बुरा। अच्छा है, मैं तो अब फुल मस्ती करूंगी, न कि टिपिकल वाइफ्स की तरह, बस आपके बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचूंगी। बाय। इत्ती बोलकर भागते हुए वहां से चली जाती है। आहार्य उसे जाते हुए घूरता रहता है। इत्ती उसे बोलने का मौका ही नहीं देती थी। वो दांत पीसते हुए खुद से कहता है, ये लड़की बहुत जिद्दी है, अपने आगे किसी की कोई बात नहीं सुनती है, बस खुद की इमेजिनेशन बना लेती है। इत्ती अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद करते हुए गुस्से से अपने दोनों पैर पटकते हुए कहती है, आन इनको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा ये कहते हुए कि मैं जा रहा हूँ, कितनी आसानी से बोल दिया और रीजन भी नहीं बताया। फिर एक गहरी सांस लेकर अपने दोनों हाथों से अपने बालों को दोनों कानों के पीछे करके एक स्माइल के साथ कहती है, रिलैक्स इत्ती, कुछ नहीं हुआ, उनको जाना है तो जाए, तुझे क्या। इत्ती इत्ती डोंट एक्ट लाइक सिली वाइफ्स।
हम कुछ नहीं होता, जाना है तो जाए, आना तो यही है ना, शादी के बाद अच्छे से मजा चखाना पड़ेगा इनको। फिर वे सी स्माइल करते हुए बेड पर बैठ जाती है और अचानक पिलो को गुस्से से फेंकते हुए झुंझला कर कहती है, ई मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है जाकर उनको पकड़ के पीट दूं, फिर खुद के सर पर चपत लगाते हुए, लेकिन लगेगी तो मुझे भी, स्टील जैसी बॉडी जो है। अगली सुबह इत्ती आराम से सो रही थी, तभी उसके रूम का डोर ओपन होता है और एक लंबी परछाई अंदर आती है और इत्ती के बेड के पास जाकर उसके चेहरे को देखने लगती है और झुककर उसके होठों पर एक हल्की सी किस करके अपना फेस बिल्कुल उसके फेस के पास लाकर उसके चेहरे को महसूस करते हुए कहता है, माई एंग्री बर्ड, अभी तुम्हें उठाया तो तुम रीजन जानोगी नहीं, बस लड़ना स्टार्ट कर दोगी, तुम्हारे लिए ही तो जा रहा हूँ। इतना बोल उसकी नाक पर एक लाइट किस करके रूम से बाहर चला जाता है। सुबह 8 बजे जब इत्ती की नींद खुलती है तो वो कुछ देर बेड पर सुस्त की तरह बैठी रहती है और फिर अपना फोन उठाकर देखती है तो उसमें आहार्य के मैसेज को देखकर उसकी सारी नींद भाग जाती है। वो जल्दी से मैसेज ओपन करती है तो आहार्य ने मैसेज किया था कि मैं कल सुबह तक आ जाऊंगा, अपना ख्याल रखना। मैसेज देखकर इत्ती फोन को साइड में पटकते हुए खुद को डांटते हुए कहती है, लो मिल गई खुशी, मैसेज तो तुमने इतनी जल्दी खोलकर देखा था कि डे से उसमें आई लव यू लिखकर भेजा हो उन्होंने। डॉट डॉट उसके दिमाग में एक ख्याल क्लिक करता है, वो नाखून चबाते हुए कहती है, कहीं अपनी किसी गर्लफ्रेंड से मिलने तो नहीं गए। नहीं नहीं इत्ती, उन्होंने कहा था उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो तुम क्यों सोच रही हो इतना। और तभी उसके दिमाग में एक और ख्याल आता है कि कहीं आहार्य किसी फॉरेनर को लेकर आए और बोले कि वो इत्ती से नहीं उससे शादी करेगा, वो उसका पहला प्यार है। इत्ती खुद के बाल नोचते हुए, आह इत्ती पागल लड़की, तुम पता नहीं क्या क्या ओवरथिंक करती रहती हो। अगर कोई तुम्हारी इमेजिनेशन सुन ले तो तुम्हें चप्पल से मारे। जरूर उनको कोई काम होगा तभी तो गए हैं। मुझे एकदम अंडरस्टैंडिंग वाइफ की तरह बिहेव करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उनको सबक नहीं सिखाऊंगी, सबक तो सीखना पड़ेगा। कल तो सोचा था कि माफ कर दूंगी, लेकिन आज तो गलती डबल हो गई है, मुझसे मिले बिना चले गए हैं, आने दो इनको, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि न बस कुछ कहने को नहीं। ऐसे ही वो पूरा दिन तीन तिगड़ा के साथ मस्ती करने में निकाल देती है। वो सब अब एक दूसरे की कंपनी काफी एंजॉय करते थे, लेकिन इत्ती अभी ऑफिशियली उनके ग्रुप में शामिल नहीं हुई थी। आज राणा सिंह जी के खानदानी ज्वेलर्स ज्वेलरी दिखाने आए थे, जो कि घर की औरतें ने इत्ती के लिए बनवाए थे सोने चांदी के, क्योंकि सोना चांदी की ज्वेलरी देना शगुन माना जाता है। कुछ कुंदन के थे तो कुछ डायमंड कुंदन सेट से लेकर नॉर्मल नेक पीस तक बहुत सारी ज्वेलरी थी। हैवी कमरबंद, पायल, राजस्थानी मांग टीका, हट फूल, चोटी ब्रेड में लगाने के लिए सोने और कुंदन से बना परादा, एक टाइप की हेयर एक्सेसरी जो कि ब्रेड चोटी के ऊपर लगाते हैं। सब खुशी खुशी देख रहे थे और इत्ती के ऊपर लगा लगा कर उसकी बलिया ले रहे थे। सारी लड़कियां आकाश को छेड़ते हुए कहती हैं, आप भी चूज कर लो कुछ, क्या पता आपकी लाइफ पार्टनर भी जल्दी मिल जाए। आकाश उनकी बात सुनकर कहता है, हाँ वेट तो मैं भी कर रहा हूँ, और झूठ मूठ का शर्माने की एक्टिंग करने लगता है। सब उसकी एक्टिंग देखकर हंसने लगते हैं। इत्ती मेघा जी को कहती है, मासा हमें निशा को पर्सनली इनवाइट करने जाना है, हम जाए क्या। मेघा जी उसे मना करते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम अब घर से बाहर नहीं जाओगी। नई दुल्हन को बहुत जल्दी सबकी नजर लगती है और अच्छा भी नहीं माना जाता। रोहिणी जी भी उनकी हाँ में हाँ मिलाती है कि इत्ती को अब शादी तक घर के बाहर नहीं निकलना है। इत्ती धीरे से बुदबुदाते हुए कहती है, मैंने एक परमिशन ही मांगी थी, इन्होंने तो पूरा का पूरा लेक्चर ही सुना डाला। फिर भवानी सिंह जी की तरफ देखकर प्यारा सा चेहरा बनाते हुए कहती है, दादा सा प्लीज हम जल्दी आ जाएंगे। भवानी सिंह जी उसकी बात पर कहते हैं, राजकुमारी लेकिन उनके पापा हमारे साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और वो वैसे भी इनवाइटेड है, तो निशा भी आएगी ही। इत्ती उनके पास जाकर उनके चुर्रियों से भरे गालों को खींच कर कहती है, ओफो दादा सा समझिए उसको मैं पर्सनली इनवाइट करने जाऊंगी, और जब उसका जालिस फेस देखूंगी ना तो मुझे नेक्स्ट लेवल की सेटिस्फैक्शन मिलेगी। आप तो जानते हैं ना, बचपन से लेकर आज तक स्कूल में हमारा हमेशा कंपटीशन रहा है, तो अपनी दोस्त कम दुश्मन को अपनी शादी में इनवाइट नहीं किया तो क्या किया, समझिए ना, इट्स गर्ल्स थिंग्स।
भवानी सिंह जी उसके सर को सहलाते हुए कहते हैं, ओके हम समझ गए, इट्स गर्ल्स थिंग्स राइट। इत्ती उन्हें फ्लाइंग किस देते हुए कहती है, लव यू दादा सा। एक आप ही तो अच्छे हैं इस महल में जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वरना आपकी बीवी और बहू तो बस इसी बात पर मुझसे जलते हैं और भाग जाती है। सब एक साथ हंसने लगते हैं उसकी बात पर। उसने इतनी क्यूटली यह बात बोली थी जैसे सच में उस पर जुल्म होता है। इत्ती की कार निशा के घर के बाहर आकर रुकती है। उसके साथ मीशा, रिद्धि और मानसी भी थे जिन्हें उसने कॉल करके बुला लिया था। बाहर खड़ा गार्ड इत्ती की कार को पहचानता था क्योंकि इत्ती पहले भी निशा के घर आ चुकी थी। इत्ती अपने गार्ड्स को बाहर ही रुकने को बोलती है और बंगलों की डोर बेल बजाती है तो एक सर्वेंट गेट ओपन करती है और इत्ती, मीशा, मेहका और मानसी को देखकर उन्हें पोलाइटली ग्रीट करते हुए कहती है, वेलकम मैम। चारों अंदर आते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद निशा सीढ़ियों से होते हुए नीचे आती है और इत्ती को घूरते हुए उसके जस्ट सामने वाले सोफे पर बैठते हुए एटीट्यूड से इत्ती से पूछती है, तो आज मेरी दोस्त कम दुश्मन को मेरी याद कैसे आ गई। उसकी बात सुनकर इत्ती एक चिढ़ाने वाली स्माइल के साथ उसे जवाब देती है, तुमसे मिले इतने दिन हो गए थे, सोचा कि जरा देखाऊं कि तुम जिंदा विंदा हो कि चल बसी। निशा गुस्से से दांत पीसते हुए कहती है, मुझे पता है तुम्हारी शादी हो रही है इसलिए तुम बस मुझे जलाने आई हो कि तुम्हारी शादी इतने बड़े और पावरफुल इंसान के साथ हो रही है। उसकी बात सुनकर इत्ती अपनी एक आईब्रो उठाकर कहती है, जब पता था कि मैं क्यों आई हूँ तो इतना टाइम पास क्यों किया। फिर सोफे से उठकर उसके गालों को पिंच करते हुए कहती है, बस बस यही जलन से भरा चेहरा तुम्हारा देखना था। अब मेरे चेहरे पर और ज्यादा ग्लो आ जाएगा। निशा फिर एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहती है, वैसे तुम्हारी फैमिली तुम्हारी शादी इतनी जल्दी कर रही है, पक्का वो अब तक तुम्हें और झेल नहीं पा रहे होंगे, तुम इतनी जिद्दी और इरिटेटिंग जो हो। फिर दोनों ऐसे ऐसे ही एक दूसरे से बातों की लड़ाई करने लगते हैं। यह उन दोनों का बचपन से था। उनकी फर्स्ट लड़ाई एक सीट के लिए हुई थी किंडरगार्टन में। तब से वो दोनों एक दूसरे के दोस्त कम दुश्मन थे और उनकी यह अनोखी दुश्मनी पूरे स्कूल में फेमस थी। इत्ती उसे कार्ड देते हुए कहती है, आना जरूर वरना तुम्हें तुम्हारे घर से उठा कर ले जाया जाएगा। इतना बोलकर वो रिद्धि, मीशा और मेहका के साथ चली जाती है। निशा उसे जाते हुए घूरती है, फिर एक नजर कार्ड को देखती है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। ऑस्ट्रेलिया। आहार्य का जेट एक जंगल एरिया में लैंड करता है। वो जगह पेड़ों से ढकी थी और एक तरह की मिलिट्री कैंप थी। वो जगह बाहर की दुनिया से बिल्कुल सेपरेट थी। आहार्य जेट से बाहर आता है, उसके फेस पर मास्क था। वहां हजारों की भीड़ में लोग थे जो कि स्पेशल मिलिट्री यूनिफॉर्म में थे। डॉट डॉट आहार्य को जेट से बाहर आते ही वो लोग सैल्यूट कर उसको रिस्पेक्ट देते हैं। यह आहार्य की आर्मी थी जो दुनिया की नजरों से छुपी थी। इस आर्मी का हर इंसान वेल ट्रेन था। कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि आहार्य इतना पावरफुल है कि उसकी खुद की एक आर्मी होगी। लेकिन इसी के साथ आहार्य के दुश्मन भी बहुत थे क्योंकि यह मिलिट्री फोर्स बुराई के अगेंस्ट ही काम करती थी और दुनिया की नजर से छुपकर रहती थी। आहार्य की शक्ल किसी ने नहीं देखी थी, न ही उसके खुद के सोल्जर्स ने, क्योंकि आहार्य हमेशा मास्क लगाकर रखता था। आहार्य का एक सबोर्डिनेट जिसका नाम शान था आकार उसे कुछ अपडेट्स देता है। रात का वक्त, ऑस्ट्रेलिया। एक बड़ा संगमरमर का बंगलो जो टोटल वाइट था, उसके लिविंग हॉल में आहार्य बैठा था और लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। कुछ देर बाद एक गार्ड आकर उसे किसी के आने की अपडेट देता है। आहार्य हाँ में सर हिलाता है। कुछ देर बाद एक ओल्ड एज आदमी अंदर आता है। वो एक ऑस्ट्रेलियन था। वो आहार्य को ग्रीट करता है तो आहार्य सर हिलाकर उसे सोफे पर बैठने का इशारा करता है। वो आदमी बैठ जाता है और आहार्य की तरफ एक रेड क्रिस्टल बॉक्स बढ़ाता है। आहार्य उस बॉक्स को लेकर उसे खोलता है तो उसमें एक मंगलसूत्र था जो बहुत ही खूबसूरत था। उसमें ब्लैक डायमंड बारीक मोतियां पिरोई गई थी और उसके बीच में एक व्हाइट डायमंड से एक पैटर्न बना था जो देखने में तो एक हट लग रहा था, बट असल में वो स्वान हंस का जोड़ा बना था। उस स्वान कपल ने अपने सर को जोड़ रखा था जिससे कि उनकी गर्दन से हट शेप बन रहा था, बट असल में वो एक स्वान कपल पैटर्न है। ये किसी को देखने से भी पता नहीं चलता।
डॉट डॉट यह मंगुलत्र आहार्य ने इत्ती के लिए बनवाया था। इसमें स्वान पैटर्न का मतलब ये था, जैसा कि कहा जाता है कि एक हंस के मरने या बिछड़ने पर दूसरा खुद ब खुद उसकी याद में मर जाता है। जैसे वो एक दूसरे के बिना अधूरे है, वैसी आहार्य और इत्ती भी एक दूसरे के बिना अधूरे है। कोई सोच भी नहीं सकता होगा कि उसका मतलब इतना डीप है। लोगों को बस वो एक खूबसूरत से हट शेप डिजाइन की तरह लगेगा। आहार्य वही लेने यहाँ आया था। वैसे तो आहार्य किसी को भी भेज सकता था, लेकिन बचपन में अपनों से धोखे खाने के बाद उसे किसी पर ट्रस्ट नहीं था। और इत्ती के मामले में या उससे जुड़ी किसी भी चीज के लिए वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता था। यह मंगलसूत्र वर्ल्ड के बेस्ट डिजाइनर जोनस जॉन्स से डिजाइन किया था, जिन्हें ज्वेलरी डिजाइनिंग का लेजेंड कहा जाता है। सिर्फ आहार्य के ऑर्डर पर उन्होंने इतने सालों बाद कुछ डिजाइन किया, क्योंकि अपनी वाइफ की डेथ के बाद उन्होंने डिजाइनिंग छोड़ दी थी। लेकिन सिर्फ आहार्य के कहने पर उन्होंने यह मंगलसूत्र डिजाइन किया। उनके जाने के बाद आहार्य उस मंगलसूत्र को हाथ में लेकर जुनून से देखने लगता है, क्योंकि उसका महत्व ही इतना बड़ा था कि जब वो इत्ती को इसे सबके सामने पहनाएगा, इत्ती जन्म जन्मों के लिए उसकी हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ उसकी। एपिसोड 45 आहार्य टीजिंग इत्ती। अब आगे आहार्य इत्ती को कॉल करता है, लेकिन इत्ती उसका कोई भी कॉल रिसीव नहीं करती। ये देख आहार्य के चेहरे पर हल्की सी हंसी आ जाती है, क्योंकि उसे पता था इत्ती फोन रिंग होते हुए देख रही होंगी, लेकिन रिसीव नहीं करेगी। और जैसा कि आहार्य ने सोचा था, इत्ती अपने रूम में बैठी बजते हुए फोन को देख रही थी, बट वो जानबूझकर रिसीव नहीं करती। आहार्य फिर उठकर बंगलो से बाहर जाता है और सामने खड़े जेट पर बैठ जाता है और जेट इंडिया के लिए टेक ऑफ कर देता है। इधर इत्ती अपने रूम में बैठी फोन को देख रही थी, जिस पर आहार्य की कॉल कट चुकी थी। वो फोन अपने हाथ में लेते हुए स्क्रीन को देखते हुए कहती है, क्या मैंने ज्यादा गुस्सा कर दिया? कहीं उन्हें बुरा लग गया हो तो। ओफ इत्ती, इतना गुस्सा क्यों करती हो तुम? फिर आगे सोचते हुए, कॉल करूं क्या? लेकिन कॉल करूंगी तो उनके भाव अभी से बढ़ जाएंगे। यही सब सोचते हुए वो कब नींद की आगोश में चली जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। अगली सुबह इत्ती बेड पर सो रही थी और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है, उसकी जस्ट सामने आहार्य का चेहरा आता है। पहले तो वो चौंक जाती है, फिर वापस से आंखें बंद करते हुए खुद में बुदबुदाते हुए कहती है, सपना है इत्ती, सपना। डॉट डॉट एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोल वो फिर अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने फिर से आहार्य का चेहरा था, जो उसे ही देख रहा था और उसकी इतनी क्यूट हरकतें देखकर स्माइल करते हुए कहता है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें सपने और हकीकत में फर्क बता सकता हूँ। ऐसा बोल वो इत्ती के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। इत्ती को जब आहार्य की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस होती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और आहार्य के नेक पर अपने दोनों हाथों को लपेट पूरा उस पर कूद पड़ती है। डॉट डॉट आहार्य अचानक इत्ती के इस रिएक्शन से संभाल नहीं पाता और पीछे की तरफ थोड़ा बैंड हो जाता है, लेकिन उसने कमर से इत्ती को होल्ड कर लिया था। इत्ती एक्साइटेड होते हुए उसे और टाइट हग करते हुए कहती है, आप सच में वापस आ गए? आहार्य न भी उसे और टाइट हग कर लेता है। वो बेड पर पूरा लेट गया था। आहार्य उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, हम वापस आ गया हूँ, तभी तो तुम्हारे सामने तुम्हारे पास हूँ। इत्ती थोड़ी नाम आवाज में बोलती है, हम आई एम सॉरी, मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी, इतना ओवर रिएक्ट कर दिया, मुझे पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आता है। आप नाराज तो नहीं है न मुझसे? सॉरी सॉरी प्लीज सॉरी। आहार्य उसे बीच में टोक कर कहता है, शुश, मेरी एंग्री बर्ड ओनली लड़ते हुए अच्छी लगती है, ऐसे इमोशनल होते हुए नहीं। इत्ती उसके सीने में अपना सर छुपाए हुए ही कहती है, आपको भी न मेरी प्यार भरी बातें हजम नहीं होती है। इतना बोल आहार्य की तरफ देखती है। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपना फोरहेड आपस में जोड़ते हुए स्माइल करने लगते हैं। इत्ती आहार्य को वापस टाइटली हग करते हुए पूरे दिल से कहती, आई मिस यू सो मच। आहार्य हल्के से हंसते हुए, आई मिस यू मोर देन यू। इत्ती आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए, मतलब अब आपको इसमें भी मेरी बात टालकर मुझसे लड़ना है? मैं कहाँ लड़ रहा हूँ, लड़ने के मूड में तो तुम लग रही हो। फिर उसकी नाक खींचते हुए, देखो तुम्हारी नाक पर गुस्सा आ रहा है। इत्ती उसके ऊपर से उठते हुए बेड से नीचे कूदकर कहती है,
आपसे कुछ बोलना बेकार है। और गुस्सा आ रहा है या आप दिला रहे हैं मुझे गुस्सा, और मुझे ना आप पर भर भर के गुस्सा करना चाहिए थे, ना कि आपके आते ही फिर खुद की एक्टिंग करते हुए आई मिस यू सो मच बोलना चाहिए था। आहार्य बेड पर लेटे हुए ही इत्ती को देखते हुए एक चिढ़ाने वाली स्माइल के साथ कहता है, लेकिन अब तो तुमने बोल दिया न कि तुम मुझे कितना मिस कर रही थी। तुम अपने वर्ड्स वापस नहीं ले सकती। उसकी वो चिढ़ाने वाली स्माइल देख इत्ती बुरी तरह से चिढ़ते हुए आहार्य पर पिलो फेंकते हुए कहती है, हंसिए मत, आपकी यह हंसी जहर लग रही है मुझे बहुत। आहार्य पिलो कैच करते हुए उसे अपने सर के नीचे रखता है और वैसे ही लेटे हुए इत्ती को और टीज करते हुए कहता है, माय केयरिंग वाइफी अपने हब्बी को पिलो दे रही हो ताकि मैं कंफर्टेबल होकर लेट सकूं। इत्ती को बहुत गुस्सा फ्रस्ट्रेशन सब हो रहा था। वो गहरी सांस लेते हुए खुद से कहती है, काम डाउन इत्ती, इनकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, और बाथरूम की तरफ जाने लगती है। आहार्य पीछे से कहता है, अरे अरे वाइफी अकेले बात लेने जा रही हो, लेट्स हैव बात टुगेदर। ये सुनकर इत्ती पीछे मुड़कर हल्के लाल गालों के साथ कहती हैं, छी कितने बेशर्म है आप, कैसी बातें कर रहे हैं, साथ में बात लेना ये सोचकर ही अजीब लग रहा है। आहार्य बेड से खड़े होकर धीरे धीरे इत्ती की तरफ कदम बढ़ाते हुए बहुत ही धीमे मगर अट्रैक्टिव वॉइस में कहता है, सो वॉट, अब इसमें बेशर्म क्या करेगा, तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड, हमारे बीच में क्या शर्म। चलो आज से ही स्टार्ट करते हैं बेशर्मी। उसे अपनी तरफ आता देख और उसकी ऐसी बात सुन इत्ती को कोई मजाक नहीं लगता है। वो जल्दी से बाथरूम में भागते हुए कहती है, आप बहुत बुरे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, और बाथरूम का गेट बंद कर लेती है। उसके जाते ही आहार्य को हंसी सी आ जाती है इत्ती का वो क्यूट रिएक्शन देखकर। वो तेज आवाज में कहता है, आज तो बच गई, आगे कैसे बचोगी, शादी के बाद तो एक ही रूम में रहेंगे ना। इत्ती बाथरूम में गेट से टिक कर खड़ी थी। आहार्य की ऐसे बेशर्मी भरी बातें सुन वो शर्म से गली जा रही थी। वो अंदर से चिल्लाते हुए कहती है, आप चुप हो जाए हो, क्या गया है आज आपको, कैसी बातें कर रहे हैं, जाए यहाँ से। कुछ देर बाद इत्ती बाथरूम का डोर खोलकर हल्का सा सर निकाल कर बाहर झांक कर देखती है, लेकिन आहार्य नहीं था। ये देखकर वो चैन की सांस लेते हुए जल्दी से बाथरूम से बाहर आती है। उसने एक टॉवल लपेट रखी थी। यह उसकी आदत थी कि वो बाथ लेने के बाद टॉवल में बाहर आती थी। वो कपड़े ले जाना भी भूल जाती थी। वो जल्दी क्लोजेट में भागते हुए क्लोजेट का डोर लॉक कर लेती है। उसे तो यही डर लग रहा था कि कहीं आहार्य कहीं से न जाए। वो एक सुकून की सांस अंदर खींचते हुए कहती है, अच्छा हुआ चले गए, पता नहीं वहां जाकर इनको कौन सी हवा लग गई है जो यह इतना अजीब बिहेव कर रहे हैं। डॉट डॉट क्योंकि आज आहार्य का वो रूप इत्ती ने पहली बार देखा था। इनफैक्ट आज का आहार्य का वो रूम किसी ने नहीं देखा था, खुद आहार्य ने भी नहीं, लेकिन इत्ती के सामने आते ही वो कुछ और ही बन जाता था, जो किसी ने कभी आहार्य का ये रूप अपने सबसे हसीन सपने में भी नहीं सोचा होगा। गार्डन एरिया में गौरी जी बैठी थी और साथ में बाकी औरतें भी। तभी त्रिदेवियां बाहर से आती है और सबको गार्डन एरिया में देखकर उन्हीं के पास आजती है। ऋतिक भी वही था। वो उन तीनों को गौरी जी से मिलवाते हुए कहता है, अम्मा तुम्हें बेटी चाहिए थी ना, देखो तुम्हें एक नहीं दो नहीं तीन तीन बेटियां मिल गईं। गौरी जी और बाकी सब औरतें कंफ्यूज होते हुए कहती है, मतलब। ऋतिक उन्हें उस दिन का हल्का फुल्का सा बता देता है कि कैसे वो लोगों भाई बहन बन गए। गौरी जी तीनों के सर पर हाथ फेरकर, हम तो धन्य हो गए इतनी प्यारी प्यारी बिटिया पाकर। हमें भी बेटी की बहुत चाह थी, लेकिन ऋतिक के बाबा के जाने। इतना कह वो बहुत इमोशनल हो जाती है। तीनों उन्हें हक करते हुए कहती है, हम है ना आपकी बेटियां, आप रोएंगी तो हम भी रो पड़ेंगे, भला अपनी बेटी को कोई माँ रुलाती है। ऋतिक भी उन चारों को हक कर लेता है, लेकिन ये बात पीछे आ रहे तीन तिगड़ा सुन लेते हैं और वो रिद्धि, मेहिका और मीशा को घूरने लगते हैं कि उन्होंने कैसे उन्हें बेवकूफ बनाया। मानसी अपनी हाथ का पंच बनाते हुए, अब इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा, इन्होंने हमें हल्के में ले लिया। आकाश भी सीरियस वे में कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल सबक सिखाना पड़ेगा। मोनी खोए हुए, हाय अब जाकर आया मेरे बेचैन दिल को करार। मैं चली अपने स्वामी को च्यवनप्राश खिलाने, और वहां से खुशी से चली जाती है।
मानसी और आकाश एक दूसरे को देख कहते हैं च्यवनप्राश, फिर एक दूसरे को हाई फाई देते हुए एक साथ हो च्यवनप्राश, क्योंकि च्यवनप्राश उनका कोड वर्ड था जिसका मतलब होता है किस। इत्ती गार्डन में सबके पास आती है। उसी टाइम आहार्य भी महल के दूसरे साइड से किसी से कॉल पर बात करते हुए आता है। दोनों की नजरें आपस में मिलती है, लेकिन इत्ती नजरें चुराने लगती है क्योंकि आहार्य ने आज हद से ज्यादा उसे टीज किया था। उसको नजरें चुराता देख आहार्य के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तेजस्वी जी दोनों को देखकर कहती है, अब से आप दोनों को एक दूसरे के सामने नहीं आना, कल से शादी होने तक। आहार्य के कुछ बोलने से पहले इत्ती कहती है, हाँ हाँ हम समझ गए। आहार्य उसे घूरते लगता है। इत्ती को पता था वो उसे घूर रहा है, लेकिन वो जानबूझकर उसे नहीं देखती है। आहार्य फिर उसे घूरते हुए वहां से चला जाता है क्योंकि उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी आज। फिर इत्ती खुशी से मेघा जी से कहती है, मासा वो कब तक आएंगी। मेघा जी स्माइल करते हुए उसकी बात का जवाब देती है, बस कभी भी आती ही होंगी। आकाश को पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है तो वो पूछता है, कौन आ रहा है, छोटी सी भाभी सा। इतनी खुशी से चाहते हैं, वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए, उनको आने दीजिए, फिर आप सबको मिलवाती हूँ। इधर महल के दूसरे हिस्से में ऋतिक का रूम। ऋतिक अपने रूम में एक फाइल लेने आता है क्योंकि उसे आहार्य के साथ ही जाना था। वो एक फाइल रूम में भूल गया था। वो डे से ही रूम में आता है। मोनी उसके ऊपर कूदते हुए उसके होंठों पर एक झन्नाटेदार किस करती है। ऋतिक तो अचानक हुए इस हमले से बिल्कुल चिहुन उठता है। मोनी उससे दूर होते हुए कहती है, आप कितने अच्छे हैं उम्मा, और एक फ्लाइंग किस करते हुए कहती है, आई लव यू, और इतना बोल रूम से बाहर भाग जाती है। मोनी ने बस उसके होंठों पर तेजी से होंठ रखे थे, होंठों को मूव नहीं किया था उसने। ऋतिक अपने होंठों पर हाथ रख बेख्याली में कहता है, आई लव यू दो मोनी मैम, लेकिन आपने पहली बार किस किया, फील तो करने देती, जब तक हम कुछ समझ पाते तब तक आप हट गई। और फिर अपने होंठों पर टंग से लिक करते हुए, कोई नहीं, ऐसे करने पर थोड़ा थोड़ा टेस्ट आ रहा है मोनी मैम की किस का। तभी उसे होश आता है वो क्या क्या बोल रहा है। वो खुद को डांटते हुए कहता है, ऋतिक ये क्या बोल रहे हो तुम, मोनी मैम सर की बहन है, तुम अपनी जान दे सकते हो लेकिन सर के साथ धोखा नहीं कर सकते हो, ये बात याद रखना। इतना बोल वो फाइल लेकर रूम से बाहर चला जाता है। शाम का वक्त। इत्ती लिविंग हॉल में चक्कर काट रही थी और बार बार मैन डोर की तरफ देखते हुए कहती है, पता नहीं कब आएंगी, अब तक तो आ जाना चाहिए। आकाश जो सोफे पर बैठा था वो कहता है, भाभी सा कौन आ रहा है जिसके लिए आप इतनी डिस्परेट है, कोई वीआईपी है क्या, तब से सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है। इत्ती उसकी तरफ मुड़ कर जवाब देती है, हाँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, एक बार वो आ जाए तो मैं। उसने अभी इतना बोला था कि पीछे से कोई मेन डोर से आते हुए कहता है, मैं आ गई छोटी। ये सुन इत्ती पीछे मुड़ती है और उसकी तरफ भागते हुए चिल्लाती है, कीर्ति दी, और उस इंसान के गले लग जाती है। इत्ती के फैमिली वालों के चेहरे भी खिल जाते हैं। लेकिन आकाश जैसी ही उस इंसान को देखता है वो चौंक कर सोफे से उठ जाता है और अनायास ही उसके मुंह से निकलता है, मिस अननोन। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।